हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 5 एक्यूलाइट्स ज्योमेट्री। इसे समझेंगे क्या होती है ज्योमेट्री एक्यूलाइट्स की, और देन प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर एग्जाम्पल, देन एक्सरसाइज। तो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं एक्यूलाइट्स ज्योमेट्री। देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, एक्यूलाइट्स कौन थे भाई। सबसे पहले अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो एक क्या आया था, ग्रीक मैथमेटिशियन थे। कौन थे? ग्रीक मैथमेटिशियन। क्या नाम था इनका? इनका नाम था थॉल्स। क्या नाम था? थॉल्स। THALES, थॉल्स is credited with giving the first known proof, जिन्होंने पहला प्रूफ निकाला था किसी का। कहते तो यही है। कब निकाला था? This proof was of the statement that a circle is bisected। ये किस चीज के लिए था कि एक सर्कल जो है वो बाइसेक्ट हो सकता है, कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स में कट हो सकता है, बाय इट्स डायमीटर, इसके डायमीटर से। वन ऑफ थॉल्स मोस्ट फेमस पीपल्स वाज पाइथागोरस। इसकी जो पब्लिकली हुई वो कौन सी थी? पाइथागोरस थ्योरम थी। whom you have heard about Pythagoras and his group discovered many geometrical properties, and जो इनके मतलब प्यूपल्स थे, शिष्य थे, उसमें से एक पाइथागोरस थे, जिनके बारे में हम जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इन्होंने बनाई थी। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, अब ये बाद में बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं एक्यूलिट्स की। एक्यूलिट्स कौन थे? एक्यूलिट्स डेफिनेशन, एक्सियम्स एंड पोस्चर्स। हमें क्या पढ़ना है? जो इन्होंने एक्सियम्स दी, डेफिनेशंस दी, किसी भी चीज की डेफिनेशन होती है, उसके बारे में एक्सियम्स होती है कि उस प्रॉपर्टी क्या होती है, और उनके पोस्चर्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, ठीक है, क्या उसकी मतलब अच्छाई है बुराई, वो सारी चीजें इन्होंने हमें बताई है। तो उसके बारे में इस चैप्टर में हमें बताया गया है। क्या बताया गया है? देखिए आपका पेज नंबर 80 पर आइए। पेज नंबर 80 पर आपका टॉपिक दे रखा है एक्यूलाइट्स, डेफिनेशन, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट। ग्रीक मैथमेटिक्स थे एक्यूलाइट्स, ठीक है, ज्योमेट्री के। तो इन्होंने क्या कहा, सीधे यहां पर आइए फर्स्ट पॉइंट पर। अ फ्यू ऑफ देम आर गिवन। क्या दिए हुए हैं हमें? डेफिनेशंस दी हुई है। तो डेफिनेशंस देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। एक पॉइंट क्या होता है? एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका कोई पार्ट ही नहीं होता है, फर्स्ट। सेकंड का, अ लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। सेकंड का, एक लाइन जो है वो ब्रेथलेस लेंथ होती है, मीन्स उसकी कोई ब्रेथ ही नहीं होती है, इसकी कोई ब्रेथ ही नहीं होती है लाइन की। थर्ड में कहा इन्होंने, द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। थर्ड कहा जो इसके एंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं। लीजिए हमने पॉइंट्स बना दिया एरो की जगह पर। क्या बना दिया हमने? ये देखिए एरोस का साइन हटा दिया हमने। ब्रेथलेस होती है, मीन्स इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती, सिर्फ लेंथ होती है। पॉइंट्स होते हैं। फोर्थ का इन्होंने, अ स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। देखिए स्ट्रेट लाइन कहां पर है? फोर्थ वाला भी यहीं पर आ गया आपका, ठीक है। फिफ्थ वाले में कहा, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। एक सरफेस क्या होती है? जिसकी सिर्फ लेंथ होती है, ब्रेथ होती है। भाई आपका क्या हुआ? जैसे सपोज स्क्वायर हुआ, ये बोर्ड हुआ। देखिए इस बोर्ड की क्या दे रखी है आपको? लेंथ दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है। इस सरफेस की लेंथ और ब्रेथ ही तो दे रखी है इस बोर्ड की। तो क्या होता है? सरफेस क्या हुआ? जिसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है। देन नेक्स्ट का इन्होंने, द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइंस। जो इसके एजेस होते हैं, कोने होते हैं, वो क्या होते हैं? लाइन होते हैं। देखिए यहां पर भी लाइन, ये भी लाइन, इधर भी लाइन, नीचे भी लाइन आएगी। आएगी नहीं आएगी? एजेस पर। तो अगर सपोज ये एक बोर्ड है तो इस बोर्ड के एजेस क्या होंगे? लाइन ही तो होंगे, आगे लाइंस। नेक्स्ट क्या दिया इन्होंने? अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज एवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। एक प्लेन सरफेस होता है जो स्ट्रेट लाइन पर लाई करता है। देखिए प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस कहां पर है? स्ट्रेट लाइंस पर है। ये देखिए सबकी सब क्या बनी हुई है? स्ट्रेट लाइन से। अगर आप इधर से देखें तो ये भी स्ट्रेट लाइन से। क्लियर हो गया? तो ये हमें पॉइंट्स याद रखने हैं इसमें, और कुछ नहीं दिया हुआ है इसमें, ठीक है।
क्लियर हुआ? अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर थर्ड पैराग्राफ के अंदर, थर्ड पैराग्राफ में क्या दिया हमें, स्टार्टिंग विद हिज डेफिनेशन, एक्युलेट्स अज्यूम सर्टेन प्रॉपर्टीज, इन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज को अज्यूम करा, विच वर नॉट टू बी प्रूव, जो प्रूव नहीं करी जा सकती थी। दीज अजम्पशंस आर एक्चुअली ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, जो इन्होंने अजम्पशन करा था वो क्या था हमारा ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ था, मीन्स वो सत्य चीजें थी। मीन्स जैसे हम बोले कि द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन ईस्ट से निकलता है एंड वेस्ट में छुप जाता है आपका, और देर आर डेज एंड नाइट, देर आर डेज एंड नाइट होते हैं, देर आर सन एंड स्टार्स एंड मून्स इन द सोलर सिस्टम और इन द स्काई, ये सारी की सारी चीजें होती है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट इन्होंने प्रूव नहीं कर सके ये कैसे था। तो हमने क्या कहा इसमें, हमने कहा फॉर द अजम्पशन दैट आर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, जो स्पेसिफिक थे, सॉरी ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ थे, ही डिवाइडेड देम इनटू टू टाइप्स, इन्होंने इसे दो टाइप में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट लिया इन्होंने एक्सियम्स को, किसे डिवाइड करा था इन्होंने, देखो यहां लिखेंगे ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ लिए, इसे इन्होंने दो टाइप में डिवाइड करा। सो सबसे पहले इन्होंने लिया एक्सियम्स, क्या लिया एक्सियम्स, एंड सेकंड लिया इन्होंने पोस्टुलेट, किसे लिया यूनिवर्स ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ को दो पार्ट्स में डिवाइड करा, एक तरफ लिया एक्सियम, एक तरफ लिया पोस्टुलेट। अब एक्सियम क्या थे और पोस्टुलेट क्या थे, he used the term postulate for the assumption that were specific to geometry, ये जो था ये किसके लिए था, ये इन्होंने assumptions थे इनके, क्या थे assumptions थे, क्या बोलते हैं इसे, assumptions मीन्स जो हम अपनी तरफ से मानते हैं ना लेट वगैरह करके, तो उसे क्या बोलते हैं assumptions बोलते हैं। assumptions लिए इन्होंने assumptions ऑफ ज्योमेट्री, किसके लिए इन्होंने पोस्टुलेट में, ठीक है। अब देखिए दैट वर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, कॉमन नोटेशंस ऑफन कॉल्ड एक्सियम्स, कॉमन नोटेशंस, यहां क्या है एक्सियम्स में कॉमन नोटेशन, कॉमन नोटेशन को क्या बोलते हैं हम, जो इसके बारे में हम डिफाइन करते हैं, क्या नोटेशन दी हमने, देखिए often called axioms on the other hand were assumptions used throughout mathematics and not specifically like to geometry, कॉमन नोटेशन थी जिन्हें हमने कैसे यूज करा, हमने assumptions लिया, ये भी क्या था assumptions थी, ये तो ज्योमेट्रिकल थी लेकिन ये कैसी थी assumptions ऑफ मैथमेटिकली, मैथमेटिकली कैसी थी assumptions ऑफ मैथमेटिकली, ठीक है। तो हमारा क्या निकल के आ गया था assumptions मैथमेटिक्स एंड नॉट स्पेसिफिकली लाइक टू ज्योमेट्री, स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के जैसे नहीं थी, मैथमेटिकली थी ये। फॉर डिटेल्स अबाउट एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट रेफर टू अपेंडिक्स 1, सम ऑफ एक्युलेट्स एक्सियम्स नॉट इन हिज ऑर्डर आर गिवन बिलो, ऑर्डर में तो नहीं दी हुई लेकिन यहां नीचे दी हुई है, तो ये आपको नोट कर लेनी है, क्या दिया, which are equals to the same thing are equal to one another, things चीजें जो एक दूसरे के जैसे होती है, which are equal to the same thing, जो चीज किसी दूसरी चीज के बिल्कुल क्या हो, इक्वल हो, which are equal to the same thing, बिल्कुल दूसरी सेम उसी चीज के इक्वल हो, are equal to one another, वो क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। सेकंड में दिया if equals are added to equals, अगर हम इक्वल्स को ऐड करते हैं इक्वल्स में, the wholes are equal, तो जो पूरा का पूरा बनता है वो क्या बनता है, इक्वल बनता है। मीन्स अगर हमने एक हाफ पार्ट इसका लिया, हाफ पार्ट इसका लिया, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, एक पेन बना सकते हैं हम, बना सकते हैं नहीं बना सकते, है कोई तरीका, नहीं बना सकते ना। तो इन्होंने लेकिन कहा कि इक्वल और इक्वल मिलके क्या बना सकते हैं, वो क्या होगा, इक्वल होगा। थर्ड में कहा इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, अगर हम इक्वल को सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वल में से, द रिमाइंडर आर इक्वल, तो रिमाइंडर जो होगा वो इक्वल होगा। थिंग्स विच
कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, जो कोइंसाइड होगी एक दूसरे के तो वो क्या होगी, इक्वल होगी एक दूसरे के। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, जो होल होता है वो बड़ा होता है पार्ट से, ये तो हमें पता ही है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, जो चीजें क्या होती है डबल होती हैं सेम चीज की, वो क्या होता है थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो वहां पर क्या होता है थिंग्स जो होती है वो इक्वल होती है एक दूसरे की, ये तो हमें पता है ना। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब कोई सी भी चीज क्या होती है हाफ होती है एक दूसरे के, किसी भी चीज की, तो वो क्या होगी हाफ होगी एक दूसरे के। क्लियर है, ये थी हमारी एक्सियम्स। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए क्या कहा इसने, दीज कॉमन नोटेशंस रेफर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सम काइंड्स। द फर्स्ट कॉमन नोटेशन कुड बी अप्लाइड टू प्लेन फिगर। जो इन्होंने पहली वाली बताई वो प्लेन फिगर पर है। फॉर एग्जाम्पल इफ एन एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल्स टू द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल एंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल्स टू द दैट ऑफ ए स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑल्सो इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ये सिंपल सा इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट वाले में देखिए ये कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल है, एरिया ऑफ आर के। किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। और हमसे कहा कि अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर के, किसके इक्वल है, एरिया ऑफ स्क्वायर के, तो हम क्या कह सकते हैं इन दोनों से, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो गया वो एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल हो गया। कह सकते हैं हम यहां से भाई ये तीन एरियाज दिए हुए हैं, भाई ये वाले दो आपस में इक्वल है, ये वाले दो आपस में इक्वल है, तो फर्स्ट वाला थर्ड वाले के इक्वल हो गया। इसके बाद इन्होंने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम काइंड कैन बी कंपेयर्ड एंड एडेड, सेम काइंड का, बट मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट काइंड्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। फॉर एग्जांपल अ लाइन कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू ए रेक्टेंगल। एक लाइन को हम रेक्टेंगल से कंपेयर तो नहीं कर सकते। नाउ कैन एन एंगल बी नॉट कैन एन एंगल बी कंपेयर टू ए पेंटागन, ना ही किसी एंगल को हम पेंटागन से कंपेयर कर सकते हैं। भाई कंपेयर हम किन चीजों में करते हैं, जो सेम थिंग्स होती है उन्हीं को तो हम कंपेयर करते हैं। अगर आपका लाइन दे रखा है तो लाइन से कंपेयर होगा, और अगर आपका रेक्टेंगल दे रखा है रेक्टेंगल से कंपेयर होगा। जैसे कि हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में करा था, क्या समझा था वहां पर हमने कि जब आपका क्या दे रखा, यूनिट्स दे रखी होती थी, रुपीस को रुपीस से हम प्रोपोर्शंस करते थे या मीटर को मीटर से करते थे, कन्वर्ट करते थे ना वहां पर, तो सेम यहां पर भी। ठीक है, चलिए थर्ड, द फोर्थ एक्सियम्स गिवन अबव सीम्स टू से दैट इफ टू थिंग्स आर आइडेंटिकल। चौथी एक्सियम क्या कहती है वहां से कि अगर दो चीजें आइडेंटिकल है दैट इज दे आर सेम, मीन्स हम उन्हें दोनों की दोनों एकदम से सेम है, देन दे आर इक्वल, तो वो क्या होंगी, इक्वल्स होंगी। इन अदर वर्ड्स एवरीथिंग इक्वल्स इटसेल्फ। इट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये जस्टिफिकेशन करता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। क्या करता है, एक्सियम 5 gives us the definition of greater than 1। देखिए एक्सियम 5 क्या थी, the whole is greater than the part, greater than 1। example, if a quantity b, इन्होंने कहा एक क्वांटिटी b है, एक क्वांटिटी क्या दी हुई है, b दी हुई है, is a part of another quantity a, is part of a। किसका पार्ट है, a का पार्ट है। then a can be written as the sum of b and some थर्ड क्वांटिटी सी। तो हम क्या कह सकते हैं, सी जो है वो क्या हो गया हमारा ए, तो हम क्या कह सकते हैं, गिव अस द डेफिनेशन ए, देन ए कैन बी रिटन एज द सम ऑफ बी एंड सम थर्ड क्वांटिटी सी। तो जो ए है हमारा, ए जो आया हमारा वो बी और एक थर्ड क्वांटिटी ले लिया हमने सी, इन दोनों के सम के इक्वल होगी। मीन्स होल जो है वो ग्रेटर हो गया किसके, पार्ट से बड़ा हो गया, होल जो है वो पार्ट से बड़ा हो गया। क्लियर हुआ, मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी प्लस सी। ठीक है, ए क्या हुआ, बी प्लस सी से बड़ा हो गया फिफ्थ एक्सियम से। क्लियर हुआ, पक्का आया समझ में, नोट कीजिए ना बुक में से देखकर। अब हम इसके बाद समझेंगे एक्युलेट्स 5 पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स क्या दिए हुए थे, ज्योमेट्रिकली जो दिए हुए थे। ठीक है, इसी के ऊपर ये चैप्टर दिया हुआ है। एक छोटी सी एक्सरसाइज है 5.1, देन उसके बाद में 5.2, दैट्स इट, छोटा सा।
चलिए नोट कीजिए इतने। चलिए अब देखते हैं एक्युलेट्स 5 पोस्टुलेट, पेज नंबर 82। पोस्टुलेट 1 क्या दिया हुआ है हमें, ये ध्यान से समझिए पोस्टुलेट्स क्या दिया हुआ है। फर्स्ट वाला पोस्टुलेट क्या दिया हमें, देखिए हमसे कहा अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है देखिए हमें क्या कहा इन्होंने कहा बुक में देखिए अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है पॉइंट से, चलो जी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी हमने एक पॉइंट से, फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, किसी अदर पॉइंट पर। ये देखिए स्ट्रेट लाइन आई, सपोज हमने यहां निकाल दी स्ट्रेट लाइन, यहां निकाल सकते हैं हम स्ट्रेट लाइन, मीन्स किसी भी डायरेक्शन में हम क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। इन्होंने कोई कंफर्मेशन तो नहीं दिया हमें, एक पॉइंट से कहा इन्होंने इस पोस्टुलेट में, तो क्या कहा इन्होंने देखिए नीचे, नोट दैट दिस पोस्टुलेट टेल अस दैट वन स्ट्रेट लाइन एटलीस्ट वन स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो पॉइंट से कम कितनी लाइन जा सकती है, एक ही तो स्ट्रेट लाइन जा सकती है। बट इट डज नॉट से दैट दीज कैन नॉट बी मोर देन वन सच लाइन, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि वो एक से ज्यादा हो सकती है। However, in his work, Aculite had frequently assumed, इन्होंने frequently assume करा without maintaining, बिना मेंटेन करे that there is a unique line joining two distinct points, कि दो लाइनें एक यूनिक लाइन ज्वाइन करती है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को। We state this result in the form of an axioms as follows। अब हम इसे कैसे करते हैं, हम इसे मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। किस तरीके से, देखिए 5.1 given two distinct points there is a unique line passes through that। दो distinct points दे रखे हैं हमें, क्या दिया हुआ है, दो distinct points है। तो देखिए एक पॉइंट तो ये हो गया और एक पॉइंट सपोज ये दे दिया, ये कैसे हो गया, स्ट्रेट लाइंस हो गई। ये सपोज P है, ये Q दिया हुआ है, तो देखिए यहां से कितनी लाइंस जा सकती है, जा सकती है यहां से भी अनलिमिटेड लाइंस। ये P है, ये Q दे दिया, ये वाला पॉइंट, ये क्या है, Q है। तो देखिए क्या दिया, हाउ मेनी लाइंस पासिंग थ्रू P ऑल्सो पास Q। इंफिनिटली लाइन पास हो सकती है, ओनली वन। P और Q से कितनी लाइन पास हो रही है, ये देखिए दो पॉइंट से सिर्फ एक ही तो लाइन पास हो रही है, लेकिन पॉइंट P से और पॉइंट Q से अलग अलग बहुत सारी लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, देखिए ओनली वन, दैट इज द लाइन PQ। हाउ मेनी लाइंस पासिंग थ्रू Q ऑल्सो पास थ्रू P। ठीक है, ओनली वन, दैट इज द लाइन PQ सच दैट द स्टेटमेंट अबव इज सेल्फ एविडेंट एंड सो इज इट टेकन एज एन एक्सियम। इसलिए हम इसे क्या लेंगे, एक्सियम लेंगे। देखिए P और Q से सिर्फ कितनी लाइन गई है, P से और Q से कितनी लाइन गई है, सिर्फ वन लाइन। ठीक है, क्लियर हुआ। सेकंड क्या बोला, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस आइडेंटिफाइड इनडेफिनेटली। एक टर्मिनेटेड लाइन, भाई एक टर्मिनेटेड लाइन बोला इन्होंने, सपोज ये एक लाइन दे रखी है, इसको हम किधर भी बढ़ा सकते हैं, इंडेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। मीन्स अगर हमने राइट साइड पे बढ़ाने की कोशिश करी तो कहीं तक भी लेके जा सकते हैं, लेफ्ट साइड पर भी हम कहीं तक भी लेके जा सकते हैं। इस लाइन को प्रूव हो गया। चलिए अब देखिए पोस्टुलेट 2 था ये हमारा, ये था हमारा पोस्टुलेट 2, आ गया समझ में, ये तो ओके था। पोस्टुलेट 3, अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। भाई थर्ड में कहा सर्किल के लिए, सर्किल कैसे बनता है, जब हमें क्या पता हो, सेंटर पता हो और उसका रेडियस पता हो R, ये C, तभी तो हम सर्किल बनाते हैं। चलो फोर्थ वाले में ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। फोर्थ वाले में कहा राइट एंगल्स, राइट एंगल्स कितना होता है, ये ABC राइट एंगल होता है आपका ABC 90 डिग्री। तो जितने भी आप राइट एंगल्स बनाएंगे वो आपके कैसे होंगे, सब सेम होंगे।
सपोज ऐसे बना लिया आपने एक और, या फिर आपने इस तरीके का बना लिया, तो ये भी 90 डिग्री, देखो ये भी 90 डिग्री, सपोज आपने इस तरह का बनाया, ठीक है, इस एक्सेस पर ये भी आपका कैसा आएगा, 90 डिग्री का आएगा। तो ये सारे के सारे कैसे होंगे, राइट एंगल जितने भी होते हैं सब सेम होते हैं। फिफ्थ वाला, if a straight line falling on two straight lines make the interior angles of the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines is produced identify meet on that side on which the sum of the angles is less than two right angles। क्या कहना क्या चाह रही है हमसे, देखिए पोस्टुलेट 5 देखिए क्या दिया इसने, पोस्टुलेट 5 पर इसने क्या कहा, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, अगर एक स्ट्रेट लाइन, सपोज दो स्ट्रेट लाइन्स दे रखी है, ठीक है, क्या दे रखा है इसने हमें, दो स्ट्रेट लाइन्स दे रखी है इस तरह से, इसके ऊपर फॉल कर रही है एक स्ट्रेट लाइन, चलो जी ये फॉल कर गई यहां पर। अब फॉल करने के बाद में ये क्या कह रहा है हमसे, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड, सपोज ये है P, क्या बना ये P, ये आया Q, ओके, तो यहां पर इंटीरियर में सेम साइड में ये P ये Q, to then same side of it taken together less than two right angles, the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, means ये कह रहा है एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू टू राइट एंगल्स, राइट एंगल्स मीन्स 2 इंटू 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री। क्या वो कह रहा है ये, makes the interior angles are the same side of it taken less than two right angles, क्या कह रहा है यहाँ पर, लेस देन होता है, कितना होता है, लेस देन 180 डिग्री कह रहा है हमसे। चलो जी, देन द टू स्ट्रेट लाइन्स, तो जो ये दोनों स्ट्रेट लाइन्स है, इफ प्रोड्यूस indefinitely meet on that side on which the sum of angle किस तरफ मिलती है, जिस तरफ, किस तरफ, जिधर ये लेंगे हम P, ये लेंगे Q, ये कहां मिलती है, अगर हम इन्हें इंडेफिनेटली बढ़ा दें, पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो कहां मिलेंगी आके, देखो जहां पर इन दोनों का सम जो है, इन एंगल्स का सम जो है वो किससे कम है, टू राइट एंगल से कम है। क्लियर है, दिखाई दे रहा है हमें, आगे समझ में तो दिख ही रहा है हमारे यहां पर, क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद में क्या कह रहा है, अब देखिए पेज नंबर 83 पर सेकंड पैराग्राफ, डायग्राम के बाद में, अ ब्रीफ लुक एट द 5 postulates bring to your notice that postulate 5 is far more complex, जो postulate 5 था ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स था than any other postulate, बाकी इन postulate से, ठीक है, मीन्स थोड़ा सा टफ था। ऑन द अदर हैंड postulate 1 to 4 आर सो सिंपल, पहले से लेकर 4 तक सिंपल थे। भाई देखो बताओ कोई दिक्कत लगी इसमें, ठीक है, एंड ऑब्वियस दैट दीज आर टेकन एट सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, तो इसको हमने कैसे लिया, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, अपने आप से हमने ट्रूथ मान लिया। हाउ एवर इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रूव देम, कि जबकि इन्हें पॉसिबल नहीं है कि इसे हम प्रूव कर सके। ओके, सो दीज स्टेटमेंट आर एक्सेप्टेड विदाउट एनी प्रूफ, तो ये बिना किसी प्रूफ के एक्सेप्ट करे गए। बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी द फिफ्थ पोस्टुलेट विल बी गिवन मोर अटेंशन इन द नेक्स्ट सेक्शन, तो इसलिए फिफ्थ पोस्टुलेट को नेक्स्ट सेक्शन में ज्यादा ही क्या दी गई है, प्रायोरिटी दी गई है। अब आज के दिनों में होता क्या है, ये जो पोस्टुलेट है, क्या पोस्टुलेट होता है आपका एक वर्क। अगर हम पोस्टुलेट की बात करें तो पोस्टुलेट होता है एक हमारा वर्क की तरह से यूज, एंड एक्सियम्स आर टर्म्स दैट आर यूज इंटरचेंजेबली इन एंड इन द सेम सेंस, जो चेंज होती रहती है। पोस्टुलेट होता है हमारे एक वर्क की तरह से, और एक्सियम्स होती हैं व्हेन वी से लेट अस पोस्टुलेट, अस मीन लेट अस मेक सम स्टेटमेंट। देखिए पोस्टुलेट वाला देखिए, पोस्टुलेट एंड एक्सियम्स आर टर्म्स दैट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली
एंड इन द सेम वर्ब, इन द सेम सेंस क्या होता है, पोस्टुलेट एक्सियम्स आर टर्म्स, क्या दी हुई है, टर्म्स दी हुई है, दैट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली ठीक है, क्या होता है, इंटरचेंज होते रहते हैं, एंड इन द सेम सेंस पोस्टुलेट इज एक्चुअली ए वर्ब व्हेन वी से लेट अस पोस्टुलेट, वी मीन, इसका मीनिंग क्या होता है, लेट अस मेक सम स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व फिनोमिनन इन द यूनिवर्स। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जो बेस्ड है ऑब्जर्व फिनोमिनन पे इन द यूनिवर्स, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर। इट्स ट्रूथ वैलिडिटी इज चेक आफ्टरवर्ड्स, जो इसकी ट्रूथ है या वैलिडिटी है ये बाद में चेक कर ली जाएगी। इफ इट इज ट्रू, अगर ये ट्रू होगी, देन इट इज एक्सेप्टेड एज ए पोस्टुलेट, अगर ट्रू होगी तो इसे क्या कर लेंगे, पोस्टुलेट मान लेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। ठीक है, अ सिस्टम ऑफ एक्सियम्स इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, देन यहां पर हमें क्या दिया हुआ है नीचे वाले में, ठीक है, यहां पर देखिए, द स्टेटमेंट दैट आर प्रूव्ड आर कॉल्ड, जो स्टेटमेंट हम प्रूव कर सकते हैं, दैट वर प्रूव, जो प्रूव हो चुके हैं उनको हम बोलते हैं प्रोपोजिशंस या फिर थ्योरम्स बोलते हैं। एक्यूलेट्स deduce 465 proposition in a logical chain using his axiom, postulate, definitions and theorems proved earlier in the chain. एक्यूलेट से कितनी करी थी, 465 propositions करी थी, प्रॉपर्टीज दी थी, थ्योरम्स दी थी अपने कैरियर में। Now let us see in the following examples how Acculettes use his axioms and postulate for proving some of the results. चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल 1 देखिए, पेज नंबर 83 पर क्या दिया है, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन। चलो जी, एक लाइन बना ली हमने, एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। चलो ये ए हो गया, ये सी हो गया, और बी कहां पर लाई कर रहा है, बिटवीन ए और सी के बीच में। प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। टू प्रूव ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, हमें प्रूव करना है ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। तो हम क्या लिखे, इफ बी इज मिड पॉइंट, क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अगर बी जो है मिड पॉइंट होगा ए सी का, देन ए बी इक्वल्स टू बी सी होगा, ए बी जो होगा बी सी होगा। ठीक है, सो वी कैन से ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। भाई ए सी के कितने पार्ट्स हो गए, भाई ए सी के कितने पार्ट्स हो जाएंगे, ए बी प्लस बी सी हो जाएगा, प्रूफ। बस ये प्रूफ हो गया। यहीं पर अगर मिड पॉइंट दे रखा है तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट्स इट। एक्सियम 4 से लिया था इन्होंने, किससे लिया था, एक्सियम 4 से। अब हमें कहां याद रहती है कौन सी एक्सियम से कौन सी नहीं, लेकिन आपको यहां पर सिर्फ अगर प्रूविंग के लिए है तो आप ये सिंपल सा प्रूव कर सकते हैं। और एक्सियम अगर आपको ध्यान हो तो आप लिख सकते हैं, इसमें एक्सियम 4 का यूज कराया हमने, किसका, एक्सियम 4 का। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 2 क्या दिया हमें, प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसी भी लाइन सेगमेंट पर कंस्ट्रक्ट हो सकता है। सपोज एक हमें ये लाइन सेगमेंट दे रखा है ए बी, 3 यूनिट्स का, कितना, 3 यूनिट्स का। अब हमने करा क्या, कंपास लिया और पेंसिल ली, हमने कंपास का पॉइंटर रखा यहां, पेंसिल का पॉइंटर रखा यहां, ये डिस्टेंस ले लिया हमने। एक बार यहां पर ए पर रखते हुए सेंटर मानते हुए हमने इधर एक आर्क लगाया, फिर एक बार बी पर रखते हुए हमने यहां से एक आर्क लगाया। जहां पर इस आर्क ने कट करा वो हमने यहां पर मिला दिया, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया थर्ड। तो अगर ए भी 3 यूनिट है तो ये भी 3 यूनिट होगा ए सी, और बी सी भी आपका कितना आएगा, 3 यूनिट्स आएगा। क्लियर हो गया, बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, बना सकते हैं, यस और नो बताइए, यस और नो। देन ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। तरीका आगे बनाने का, कंस्ट्रक्ट करने का, पक्का। चलिए अब देखिए थ्योरम दी हुई है 5.1।
पेज नंबर 85 पर थ्योरम दी 5.1 क्या दी है थ्योरम? टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। दो डिस्टिंक्ट लाइन दे रखी है। हियर वी आर गिवन टू लाइंस एंड एल एम। वी नीड टू प्रूव दैट दे हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन, कि उनके पास में सिर्फ एक पॉइंट होगा कॉमन में। फॉर द टाइम बीइंग लेट अस सपोज दैट टू लाइंस इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। हमने क्या कहा कि दो लाइंस हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, टू लाइंस हैं। फॉर द टाइम बीइंग लेट अस सपोज दैट टू लाइंस इंटरसेक्टिंग इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर से पी एंड क्यू, तो क्या दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है? नहीं करती। सो यू हैव टू लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पी एंड क्यू, बट दिस assumption clashes with the axiom that only one line can pass through two distinct points. सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। The assumption that we started with that two lines can pass through two distinct points is wrong. दो distinct points से वो wrong हो जाती है। From this, what can we conclude? We are forced to conclude that two distinct lines cannot have more than one point in common. तो जिसकी वजह से हमें जबरदस्ती मानना पड़ता है कि क्या होता है, दो डिस्टिंक्ट लाइन का एक पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट वो क्या आएगा? कॉमन है। सपोज ये एल दे रखी है, ये एम दे रखी है, कोई सा भी एक पॉइंट कॉमन हो गया। ठीक है, नहीं आया समझ में? देखो हमने क्या करा, ये एल पॉइंट ले लिया, ये एम पॉइंट ले लिया। एक ही पॉइंट से हमारे पास कितनी गई ये लाइंस निकली है? दो लाइंस निकली है, एल और एम, दो लाइंस थी। ठीक है, ये वाली आपकी एल लाइन और ये वाली आपकी एम लाइन। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 5.1 क्या दिया इन्होंने। देखिए क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है? गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। फॉल्स। देखिए फर्स्ट वाले का तो फॉल्स हो गया। एक सिंगल पॉइंट से आप कितनी भी लाइंस निकाल सकते हैं, इंडेफिनेटली मैनी लाइंस निकाल सकते हैं एक सिंगल पॉइंट से। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। सेकंड वाला फॉल्स हो गया। भाई इनफाइनाइट नंबर से दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, इन नंबर से कितनी लाइन जा सकती है? सिर्फ वन लाइन ही तो जा सकती है। यहां से इनफाइनाइट जा सकती है, यहां से इनफाइनाइट, यहां से वन लाइन जा सकती है आपकी। थर्ड वाला, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। टर्मिनेटेड लाइन अभी हमने पढ़ा था, ये रहा, कहां गया? पोस्टुलेट 2, टर्मिनेटेड लाइंस ट्रू दे रखा है, पोस्टुलेट 2 है। फोर्थ वाला, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। अगर दो सर्किल इक्वल दे रखे हैं तो उनकी रेडियस भी इक्वल होगी। यस, इक्वल होगी। किस तरह से इक्वल होगी? एक्सियम हमारी कौन सी लगेगी उसके अंदर? इक्वल वाली। कौन सी दी हुई थी एक्सियम? देखिए अरे पोस्टुलेट दिया था ना हमारा, इफ इक्वल्स आर एडेड टू, नहीं, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। फर्स्ट वाली लगेगी, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। वो एक दूसरे के इक्वल होती है। तो कौन सा पोस्टुलेट लगाया हमने इसमें? फर्स्ट पोस्टुलेट, फोर्थ वाले में। और फिफ्थ वाले में देखिए फिगर 5.9, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई, देन ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई। ट्रू है, ट्रू होगा। कैसे ट्रू हुआ ये वाला हमारा? फर्स्ट वाली है हमारी। भाई अगर सेम थिंग दे रखी है तो आपस में कैसी होगी? इक्वल ही तो होगी। अगर ए बी दे रखी है तो ये भी किसके इक्वल होगी? पी क्यू की। सेम थिंग इक्वल पी क्यू की और सेम थिंग इक्वल एक्स वाई की। तो ए बी इक्वल्स टू पी क्यू एंड पी क्यू जो दे रखा है वो एक्स वाई के इक्वल है। देन हम कह सकते हैं ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई। ठीक है, बाय फर्स्ट पोस्टुलेट। किससे? फर्स्ट पोस्टुलेट से। इक्वल थिंग्स आर इक्वल एंड सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर।
वन अनदर होती है। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड पर आते हैं। गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीडेड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? डेफिनेशंस बतानी है हमें सबकी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस पता है आपको, विच आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। परपेंडिकुलर लाइंस सेकंड दिया। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती है? वन लाइन इज परपेंडिकुलर टू सेकंड एंड मेक अ एंगल 90 डिग्री बिटवीन देम। एंड मेक अ एंगल 90 डिग्री बिटवीन देम बना लेंगे। थर्ड वाला है लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट is the given length between 2 points. A line segment is the given between 2 points. 2 points के बीच में दी हुई given length होती है line segment. Then their radius of a circle. तो हमें पता है radius of a circle क्या होता है? क्या होता है? diameter का हाफ होता है भाई। r equals to d by 2 होता है radius of a circle। या फिर हम कह सकते हैं radius of a circle को रेडियस क्या बोल सकते हैं हम? अ लेंथ ऑन विच सर्कल इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सेंटर। कहां से बनता है? सेंटर से। अ लेंथ ऑन विच सर्कल इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सेंटर। सेंटर से जो बनता है। और स्क्वायर भी आपको पता है क्या होता है? और 4 साइड्स आर सेम। क्या होता है स्क्वायर की डेफिनेशन? और 4 साइड्स आर सेम। 4 साइड सेम होती है। एवरी एंगल भी 90 डिग्री होता है। और डायगोनल्स जो होती है वो बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। कहां पर? 90 डिग्री पर इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। क्या दिया हुआ है? गिवन एनी पॉइंट, एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, जो हमारा ए और बी के बीच में है। हमसे कहा क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है ए बी। चलो जी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। एक पॉइंट है सी जो कहां पर है? ए और बी के बीच में। अब हम इसे कैसे पता लगेगा? हम क्या करेंगे? सबसे पहले कंस्ट्रक्ट ए बी को कंस्ट्रक्ट करेंगे। देन वी फाइंड इफ ए सी इक्वल्स टू सी बी, देन सी इज इन, देन तो क्या होगा? सी इज इन मिडल ऑफ ए एंड बी। अगर ए सी बी सी के सी बी के इक्वल आ गया तो क्या होगा? सी होगा मिडिल होगा इसके। ठीक है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। जो सेम लाइन पर नहीं है वो क्या होंगे? आपके 3 पॉइंट्स कह रहा है। चलो जी, आपने एक पॉइंट ये बना दिया, एक पॉइंट ये बना दिया, एक पॉइंट ये बना दिया। चलो जी, 3 पॉइंट्स हो गए जो सेम लाइन पर नहीं है। Do these postulate contain any undefined terms? Are these postulate consist? Do they follow from Euclid's postulate? Explain. अब आपको इस पे क्या करना है? पोस्टुलेट लिखने हैं पीछे से देखकर। ठीक है, लिख सकते हैं अपने आप से, होमवर्क में हो गया ये आपका। पोस्टुलेट देख के लिखने, जो आपने पीछे लिखे उसमें से कौन सा पोस्टुलेट यहां पर फिट हो रहा है, कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। हमें कहा 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी, इनके बीच में है सी पॉइंट, मीन्स ए सी इक्वल्स टू बी सी गिवन है। सो ए सी इक्वल्स टू बी, देन ए सी इक्वल्स टू, हमसे क्या कह रहा है ये? हाफ ए बी। ए सी इक्वल्स टू हाफ ए बी कह रहा है, मीन्स तो हम कह सकते हैं ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए बी। देन ए सी इक्वल्स टू बी सी है तो ये लिख लिया हमने। क्या करना है हमें? प्रूफ। ए सी बी सी की जगह हमने क्या लिख लिया?
AC इक्वल्स टू AB, देन AB इक्वल्स टू, तो ये क्या आ गया 2AC इक्वल्स टू AB आ गया, 2AC इक्वल्स टू AB आ गया, मीन्स AC इक्वल्स टू AB बाई 2। प्रूफ, ये तो हमें प्रूफ करना था। AC इक्वल्स टू AB बाई 2 निकल के आ गया। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C is called a midpoint of line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. हर एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक मिड पॉइंट होता है। अब ये कैसे प्रूफ करें? अब हम कैसे प्रूफ करें क्वेश्चन नंबर 5 में कि हर एक लाइन सेगमेंट का एक मिड पॉइंट होता है। सपोज हमने ये ले लिया PQ और ये ले लिया R, तो हमने क्या कहा PR इक्वल्स टू QR। PR जो है वो QR के इक्वल है, तो हम पोस्टुलेट कौन सा लगाएंगे? फर्स्ट पोस्टुलेट लगाएंगे। फर्स्ट पोस्टुलेट का यूज करेंगे हम। इक्वल पार्ट्स ऑफ सेम, क्या था फर्स्ट पोस्टुलेट हमारा? देख लीजिए फर्स्ट पोस्टुलेट, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। क्या लिखेंगे? थिंग्स which are equal to the same thing are equal to one another। एक दूसरे के क्या होती है? इक्वल होती है। तो पी आर इक्वल्स टू क्यू आर हो गया। सो आर इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। आर जो हो गया मिड पॉइंट हो गया पी क्यू का, लाइन सेगमेंट का। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी के लिए सेम होगा, सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा किसी भी लाइन सेगमेंट का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ AC इक्वल्स टू BD, अगर AC जो है BD के इक्वल है तो प्रूफ करना है हमें AB इक्वल्स टू CD। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया हुआ है? पहले हम डायग्राम बना लें। A B C D, हमसे कहा AC इक्वल्स टू BD। AC जो है वो BD के इक्वल है, AC जो है वो BD के इक्वल है। चलिए, तो हमें प्रूफ करना है कि AB जो है वो CD के इक्वल है। हमें टू प्रूव AB इक्वल्स टू CD, AB जो है वो CD के इक्वल है, हमें प्रूफ करना है। कैसे करें प्रूफ? भाई कैसे प्रूफ करेंगे? AC BD के इक्वल दे रखा है, मीन्स AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, AB प्लस BC लिख सकते हैं। और BD को हम क्या लिख सकते हैं? BC प्लस CD। भाई BC प्लस CD के इक्वल हो गया, देन BC से BC कैंसिल हो गया, देन AB इक्वल्स टू CD। प्रूफ। भाई ये क्या है? AC किसका सम है? AB प्लस BC का, और BD किसका सम है? BC प्लस BD का, तो BC से BC कैंसिल हो गया। आ गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 7, Why is axiom 5 is the list of accurate axioms considered a universal truth? Note that the question is not about the fifth postulate. ये हमसे पूछ रहा है एक्सियम के बारे में कि जो हमारी फिफ्थ एक्सियम है ये हमारी एक यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है। भाई फिफ्थ एक्सियम क्या दी हुई है? A surface is that which has length and breadth only. क्वेश्चन नंबर 7, सरफेस पर क्या होता है? सरफेस हैड ओनली L एंड ब्रेथ ओनली, लेंथ और ब्रेथ होती है एक सरफेस पर। देखिए एक सरफेस दे रखी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या दिया हुआ है? यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वी कैन नॉट डिफाइन इट। यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वी कैन नॉट डिफाइन इट, वी कैन नॉट डिफाइन यूनिवर्सल ट्रूथ। ट्रूथ इज ऑलवेज ट्रूथ। जो सच्चाई है तो वो सच्चाई है, उसे तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, ना ही कहीं से प्रूव कर सकते हैं। दैट्स इट। ठीक है।
तो लेंथ ऑफ ब्रेथ होता है, अगर हम प्रूव करना चाहें तो हम दिखा सकते हैं ज्योग्राफिकली। ये देखिए, ये हो गया एक आपका सरफेस दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका एक सरफेस है ए बी सी डी। इस सरफेस के अंदर आपका ए डी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू लेंथ हो गया, एंड ए बी इक्वल्स टू डी सी, ये आपका ब्रेथ हो गया। क्या हो गया? ब्रेथ हो गया। तो हमारे पास सरफेस पर क्या आया? सो सरफेस ए बी सी डी हैज ओनली लेंथ एंड ब्रेथ। दैट्स आंसर। ये हटा दो, वी कैन नॉट डिफाइन। सरफेस हैड लेंथ एंड ब्रेथ, देन क्या आ गया? AD इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू लेंथ इंटू, ये क्या हो गई? लेंथ हो गई, और ये क्या हो गई? आपकी ब्रेथ हो गई। क्लियर हो गया? पक्का? इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 खत्म हुई। तो जितनी भी एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं वो आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं, ठीक है। पढ़ाई करते रहे, समझते हुए चले इन क्वेश्चंस को ध्यान से। थैंक यू।